हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। इससे पहले के लेक्चर में हमने हिमालय को पढ़ना शुरू किया था। हिमालय के क्या क्या पहाड़ियां हैं, कहाँ पे हैं, इनके बारे में हमने बात करना शुरू किया था। एक बार मैं उस टॉपिक को आपसे लिंक कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, तो हमारा टॉपिक हिमालय था, जिसमें हम समझ रहे थे कि हिमालय का कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ पे है, कैसे, है ना। तो ये अपना भारत, और इस भारत में हमने देखा था कि एक हिमालय यहाँ पे है, जिसे हम लोग कहते हैं काराकोरम हिमालय। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, काराकोरम हिमालय। एक हिमालय यहाँ पे था, हिमालय का एक भाग, जिसे हम लद्दाख हिमालय के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा लद्दाख हिमालय। और उसके बाद यहाँ पे एक हिमालय आप देखते हैं, जिसे हम लोग बृहद हिमालय कहते हैं। इसे हम बोलते हैं बृहद हिमालय। और उसके बाद यहाँ पे इसी के नीचे एक हिमालय जो सॉरी जो भूटान तक जाता है, इसे हमने नाम दिया था मध्य हिमालय, है ना। इसको आप सब मध्य हिमालय कह लीजिए। और इसके बाद इसके नीचे यहाँ पे एक हिमालय आपने देखा था, जिसकी छोटी मोटी पहाड़ियां यहाँ पे भी, और यहाँ पे एक तीव्र मोड़ इसमें है। इसे हम लोग कहते हैं मुख्य क्या नाम है इसका, शिवालिक हिमालय। इसे हम बोलेंगे शिवालिक, शिवालिक हिमालय। ठीक है। तो बेसिकली हमने ये हिमालय को देखा था। अच्छा, यहाँ एक छोटा सा फैक्ट और ध्यान रखेंगे कि ये जो लद्दाख और काराकोरम का हिस्सा देख रहे हैं, इसे हम लोग ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग ट्रांस हिमालय के नाम से भी जानते हैं, यानी ये ट्रांस हिमालय के हिस्से हैं। इसमें एक और हिमालय शामिल है, जास्कर हिमालय। जब हम इनको सेपरेटली पढ़ेंगे तो हम बात करेंगे। और ये जो आप तीनों देख रहे हो, ये तीनों, इसे हम लोग कहते हैं मुख्य हिमालय, यानी आपका मेन हिमालय यही है। तो इस तरीके से हिमालय का थोड़ा सा सेपरेशन ध्यान रखेंगे। अच्छा, हिमालय के अब इसी स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा हॉरिजेंटली देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ये कैसा दिखेगा। और भैया, मैसेज उसे जानी आओ। देखिए, तो ये अपनी पृथ्वी का निचला सरफेस, और इसके ऊपर जो अपनी सरफेस है पृथ्वी, ये आपका प्रायद्वीपीय पठारी भाग है। फिर यहाँ पे मध्यवर्ती, फिर ये शिवालिक हिमालय, फिर ये मध्यवर्ती हिमालय, और फिर ये आपका बृहद हिमालय, फिर यहाँ पे ये कैलाश हिमालय, तिब्बत का पठार, फिर यहाँ पे कुनलुन की पहाड़ी, यानी कुनलुन का पर्वत। अगर आप हॉरिजॉन्टली देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये जो आप देख रहे हो, ये हिस्सा जिसे मैं कलर कर रहा हूँ, है ना। हम्म, ये आपका, ये मध्यवर्ती मैदान है। ये है मध्यवर्ती मैदान। और ये जो आप उभरा हुआ हिस्सा देख रहे हैं, ये आपका प्रायद्वीपीय पठारी भाग है। प्रायद्वीपीय पठारी भाग, ठीक है। और ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, इसे हम सब बोलते हैं शिवालिक हिमालय। अभी जो आपने देखा था ना, उसी को हम हॉरिजेंटल देख रहे हैं, शिवालिक हिमालय कहते हैं इसको। और ये जो आप देख रहे हो, ये आपका मध्य हिमालय है, मध्य हिमालय। और ये जो आप देख रहे हैं, ये आपका बृहद हिमालय है। और यहाँ पे ये जो आप जगह देख रहे हैं, इसे ITSZ बोलते हैं, इंडो तसांगपो सचर जोन बोलते हैं, जो कि बृहद हिमालय को और कुनलुन के हिमालय को या तिब्बत के पठार को हम कह सकते हैं, कैलाश को सेपरेट करता है। और ये आप जो देख रहे हैं, ये है आपका कैलाश पर्वत, जहाँ पे शंकर जी विराजमान है। ये जो खाली जगह आप देख रहे हो, ये आपका तिब्बत का पठार है, चीन का तिब्बत का पठार है ये हिस्सा। और ये आपकी कुनलुन है, कुनलुन, है ना। इस तरीके से आप से अगर हॉरिजॉन्टली देखेंगे तो आपकी पृथ्वी पर, आपके भारत में और उससे चाइना का जो हिस्सा है वहां पे इस तरीके से आपको उभार दिखाई देगा। अब यहाँ पे ना, यहाँ पे ये जो है, यहाँ से
ये दो हिस्सों में, यहाँ नहीं, थोड़ा और ऊपर करें, यहाँ से ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है इसको हम बोलते हैं HFF, यानी हिमालयन फ्रंट फॉल, जिसको हिंदी में बोलेंगे हिमालय सीमांत दरार। हिमालय हिमालय सीमांत दरार, ये क्या है भैया? तो हिमालय सीमांत दरार जो आप देख रहे हो ना, ये क्या करता है, ये मध्यवर्ती मैदान को और शिवालिक हिमालय को अलग करता है। यानी मध्यवर्ती मैदान और शिवालिक हिमालय को अलग करने का काम कौन करेगा? HFF करेगा। यानी हम कह सकते हैं ये एक बाउंड्री लाइन है, ठीक है। इस बाउंड्री लाइन के इस तरफ मध्यवर्ती भाग है और इस तरफ जो है ये आपका शिवालिक हिमालय है। और यहां से ये जो लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं इसे हम बोलते हैं MBF। MBF यानी मेन बाउंड्री फॉल्ट बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलेंगे मुख्य सीमांत दरार। मुख्य सीमांत सीमांत दरार बोलते हैं इसको। ये क्या करता है? ये शिवालिक को और मध्य हिमालय को सेपरेट करने का काम करता है। और यहां देखेंगे ये जो आप देख रहे हो ये मध्य हिमालय को और बृहद हिमालय को सेपरेट करने का काम करता है। इसे हम बोलते हैं MCT, ठीक है, यानी मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इसको हिंदी में बोलेंगे मुख्य मुख्य केंद्र केंद्र भ्रंश। थ्रस्ट का मतलब होता है भ्रंश, ठीक है, ये वाला। तो ये क्या करता है? ये मध्य हिमालय और बृहद हिमालय को सेपरेट करने का काम करता है। और ये जो मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं इसे बोलते हैं ITSZ। ध्यान देंगे इसको, ITCZ का मतलब होता है इंडो तसाम्पू सचर जोन। इंडो तसांगपो सचर जोन बोलते हैं इसको, ठीक है। और इसका काम क्या है? इसका काम यह है कि ये बृहद हिमालय को और कैलाश को बांटने का काम करता है। और इसके साथ साथ इसके बारे में ये भी ध्यान रखेंगे कि ये केवल इन्हीं दो लोगों को नहीं बांटता, बृहद हिमालय और कैलाश को नहीं बांटता, ये भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की सीमा भी है। जो भारतीय प्लेट है, अभी भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट को मैं दिखाऊंगा, भारतीय प्लेट और ये जो यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, इसकी सीमा भी है ये, ठीक है। ITSZ जो है इंडो तसाम्पू सचर जोन। तो ये थोड़ा सा हिमालय का आप हॉरिजॉन्टली विस्तार समझ सकते हैं। स्पष्ट हुआ? आगे देखते हैं। अब थोड़ा सा, अच्छा मैं थोड़ा सा करके ज्यादा बता देता हूँ, है ना, कोई बात नहीं, ज्यादा जानना पड़ेगा आप लोगों को। देखिए, अब हम देखते हैं थोड़े से फैक्ट को, कुछ फैक्ट ध्यान रखेंगे। और ये फैक्ट किसके बारे में? ये है उत्तर पर्वतीय पर्वतीय प्रदेश में के बारे में। तो उत्तर पर्वतीय प्रदेश या हिमालय का जो प्रदेश है उसके बारे में कुछ फैक्ट्स ध्यान रखेंगे। और वो फैक्ट्स ये है कि ये विश्व का सबसे नवीनतम वलित पर्वतीय क्षेत्र है। ये विश्व का नवीनतम यानी सबसे नया नवीनतम वलित वलित पर्वतीय क्षेत्र है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है, जो हिमालय का पूरा क्षेत्र है, उसमें वलन अभी जल्दी ही हुआ है ना, यानी भी इसमें, और ऑफ कोर्स अभी भी उसमें वलन हो ही रहा है। तो इसीलिए ये विश्व का सबसे नवीनतम वलित पर्वतीय क्षेत्र है, ध्यान रखेंगे इस बात को। और इसकी जो एवरेज हाइट है हिमालय की, ये लगभग 6000 मीटर की है, एवरेज हाइट है ये। और एक चीज और ध्यान रखेंगे कि जो आपका हिमालय क्षेत्र है पूरा, ये पश्चिम से पश्चिम से पूर्व तक इसका विस्तार है। पश्चिम से पूर्व तक इसका आप विस्तार देखेंगे, है ना। अभी जब मैंने मैप बनाया था तो आपने देखा भी था। बस भैया काम चल जाएगा एकदम। देखो, आपने देखा था यहाँ पे है ना, यहाँ पे पहाड़ियाँ, यहाँ सुलेमान किरथर, ये सब है ही हैं। और फिर पूरी तरीके से तो आप देख पा रहे हैं कि ये पूरी तरीके से पूर्व से लेकर के पश्चिम तक फैला हुआ है। और इसमें इसमें अगर आप देखें तो जो सिंधु नदी का गॉर्ज है, जो सिंधु नदी का गॉर्ज है, सिंधु नदी किस साइड में पड़ेगा? पश्चिम की साइड में, यहाँ साइड में। तो सिंधु नदी का जो गॉर्ज है,
यहां से लेकर के ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र जो नदी है, इसके गॉर्ज तक फैला हुआ है, ये गॉर्ज तक, जो कि यहाँ पे पड़ेगा, तो यहां तक फैला हुआ है। अच्छा, आप गॉर्ज का मतलब समझ पा रहे हैं? गॉर्ज क्या होता है? गॉर्ज एक सकरी सकरी या कहेंगे एकदम खड़ी ढलान होती है, जो कि घाटी की ढलान होती है। ठीक है, ढलान की घाटी, यानी जो बहुत सकरी हो, एकदम खड़ी ढलान वाली घाटी है, उसे हम लोग गॉर्ज कहते हैं। तो ये सिंधु नदी से लेके ब्रह्मपुत्र नदी के गॉर्ज तक उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर हम पश्चिमी क्षेत्र के बारे में बात करें, तो पश्चिमी क्षेत्र में आपके जो हिमालय का क्षेत्र है, उसकी जो एवरेज चौड़ाई है, एवरेज जो चौड़ाई है, ये 500 किलोमीटर के आसपास का है। और जो पूर्व का क्षेत्र है, पूर्व के क्षेत्र में हिमालय की जो चौड़ाई है लगभग 180 किलोमीटर से लेकर के 200 किलोमीटर के आसपास का। ये छोटा डाटा है, इसको ध्यान रखेंगे आप सब। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है उसके टाइम से लेकर के अब तक जो पर्वतों का वलन हुआ है, या पर्वतों की जो उत्पत्ति हुई है, उसकी क्या कहानी है। देखिए, तो हमारा टॉपिक होगा पृथ्वी की उत्पत्ति से, पृथ्वी की उत्पत्ति से वर्तमान समय तक, वर्तमान समय तक 4 प्रमुख पर्वतीकरण, प्रमुख पर्वतीकरण, पर्वतीकरण, यानी वो 4 कौन कौन से मेन ऐसे टाइम है जिस समय में पर्वतीकरण हुआ है। तो देखते हैं, पर्वतीकरण जो हुआ, पर्वतीकरण का मतलब पर्वतों का निर्माण। पहला जो पर्वतीकरण है इसे हम लोग कहते हैं प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन पर्वतीकरण, पर्वतीकरण। अब ये जो प्री कैम्ब्रियन पर्वतीकरण है, इसका क्या सेंस है समझते हैं। देखिए, ये प्रथम पर्वतीकरण है, यानी पर्वत के निर्माण का ये पहला एरा है, ये पहला समय है जिसमें पर्वतीकरण हुआ। और यही वो टाइम है, ये कब हुआ था, तो इसको ध्यान रखेंगे, प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। और बहुत परेशान नहीं होना, प्री कैम्ब्रियन काल, पहले लेक्चर में ये सब डेटा आपको मैंने बताया था। यानी प्री कैम्ब्रियन काल में पहला पर्वतीकरण हुआ, जिसे हम लोग प्री कैम्ब्रियन पर्वतीकरण कहते हैं। और इसी काल में आप जो भारत में अरावली और विंध्यन देखते हैं, भारत में अरावली, अरावली और जो विंध्यन की पर्वत श्रेणी है, विंध्यन की जो पर्वत श्रेणी है, वो प्री कैम्ब्रियन पर्वतीकरण के दौरान बना हुआ है। दूसरा पर्वतीकरण, इसे हम लोग कैलोडोनियन पर्वतीकरण बोलते हैं, सॉरी कैलिडोनियन, कैलिडोनियन पर्वतीकरण, यानी ये दूसरा पर्वतीकरण है। पहले पर्वतीकरण में आप देखेंगे कि ये प्री कैम्ब्रियन काल में हो रहा है और इसे प्री कैम्ब्रियन पर्वतीकरण कहा गया है। और भारत में जो अरावली और विंध्यन है, ये प्री कैम्ब्रियन पर्वतीकरण का ही फलस्वरूप इसका निर्माण हुआ है। ये आपका कैलिडोनियन पर्वतीकरण जो है, ये दूसरा पर्वतीकरण है। और ये दूसरा पर्वतीकरण सिल्यूरियन काल में हुआ है, सिल्यूरियन काल में हुआ। और इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, यानी सिल्यूरियन काल में कौन कौन से पर्वतों का निर्माण हुआ है, तो जो उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका में एक पर्वत पाया जाता है जिसे हम सब कहते हैं अपलेशियन, अपलेशियन पर्वत। ये जो अपलेशियन पर्वत है, ये सिल्यूरियन काल में सेकंड पर्वतीकरण के ड्यूरेशन में पैदा हुआ है। और जो एक है यूरेशिया का यूराल पर्वत, वो भी इसी ड्यूरेशन का है, यूरेशिया का यूराल पर्वत, यूराल पर्वत ये भी इसी ड्यूरेशन का है। और तीसरा हम लोग बोलते हैं हार्सिनियन,
हर्षिनियन पर्वतीकरण, नियन पर्वतीकरण। और ये जो तीसरा हर्षिनियन पर्वतीकरण है, ये तीसरा पर्वतीकरण है। और ये तीसरा पर्वतीकरण पार्मियन युग में हुआ है। कौन से टाइम में हुआ? पार्मियन युग में हुआ है। पार्मियन युग में हुआ है। और ये जो पार्मियन युग है, ये इसमें जैसे जर्मनी का जो हॉर्ज पर्वत है, हॉर्ज पर्वत कहाँ पे है? जर्मनी में है। तो ये इसी तीसरे पर्वतीकरण के ड्यूरेशन में ही उत्पन्न हुआ है। और लास्ट में जो है चौथा पर्वतीकरण, जिसे अल्पाइन पर्वतीकरण हम लोग कहते हैं, अल्पाइन पर्वतीकरण, अल्पाइन पर्वतीकरण। ये जो अल्पाइन पर्वतीकरण है, ये पर्वतीकरण का चौथा समय है। और इसमें अभिसारी क्रिया देखने को मिलती है। अभिसारी क्रिया क्या होती है? थोड़ा सा पिछला क्लास अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने बताया था कि अभिसरण में क्या होता है, दो प्लेटें एक दूसरे के करीब आती है। तो अभिक्रिया नहीं भाई, अभिसारी क्रिया, अभिसारी क्रिया। अभिसारी क्रिया जो है ये यहाँ पे, और यहीं से हम देखते हैं कि नवीन वलित पर्वतों का निर्माण हुआ है। वलित वलित पर्वत का यहाँ निर्माण देखने को मिलता है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं नवीन वलित पर्वत के बारे में। अब देखिए कि कौन कौन सी अल्पाइन पर्वतें हैं। अल्पाइन का ये जो अल्पाइन पर्वतीकरण में इसके ड्यूरेशन में कौन कौन सी पर्वतें बनी है, तो एक है अल्पास जो कि यूरोप का है। अल्पास पर्वत चौथे पर्वतीकरण के दौरान बना। कहाँ है ये है यूरोप में। उसके बाद है एक एटलस जो कि अफ्रीका में है, सबसे प्रसिद्ध एटलस, ये अफ्रीका में है, ये इसी ड्यूरेशन में बना हुआ पर्वत है। और रॉकी जो कि उत्तरी अमेरिका में है, रॉकी उत्तरी अमेरिका में है। और हिमालय इसी ड्यूरेशन में अल्पाइन पर्वतीकरण के दौरान बनाई है, जो कि कहाँ पे? इंडिया में और नेपाल में, दोनों में मिला करके है ना। और कुनलुन त्यांशान जो है, कुनलुन, और एक है त्यांशान, ये चीन में है, ये भी इसी ड्यूरेशन में बना हुआ है। और अराकान योमा जो है, अराकान योमा, ये अराकान योमा जो ये म्यांमार में है, ये भी इसी ड्यूरेशन में बना हुआ पर्वत है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फैक्ट फिगर ध्यान रखेंगे, खासकर पीसीएस के लिए। पीसीएस में इन सब फैक्ट्स फिगर की आवश्यकता पड़ेगी और बाकी नहीं पड़ेगी। वीडियो पॉज करके आप लोग ना नोट कर लिया करो। चलो, अब हम देखते हैं, अब आते हैं एकदम प्योर टॉपिक पे। अभी तक हम लोग उससे रिलेटेड जो छिटपुट बातें थी उन सब पे भी हमने बात करी, लेकिन अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। और हमारा टॉपिक है हिमालय की उत्पत्ति, हिमालय की उत्पत्ति, प्रक्रिया और सिद्धांत। यानी हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी प्रक्रिया क्या है, और उसके लिए क्या क्या सिद्धांत, ये हमारा टॉपिक है। चलिए इस टॉपिक में हम शुरू करते हैं। देखिए, इसका जो सिद्धांत है बेसिकली, ठीक है, इतना पतला दिख रहा है। देखिए, तो हिमालय की जो उत्पत्ति है ना, ये अल्पाइन भू संचरण के कारण हुआ है। एकदम स्पष्ट ध्यान रखेंगे कि हिमालय की उत्पत्ति अल्पाइन, अल्पाइन भू संचरण के, भू संचलन, भू संचलन के कारण हुआ है।
अब ये जो भू संचलन का कारण है, ये दो सिद्धांतों से हम देखेंगे कि दो सिद्धांत या दो प्रक्रिया कह लीजिए, वो उससे होता है। अभी आप भू संचलन समझ पाएंगे, अल्पाइन भू संचलन पूरा समझ पाएंगे जब हम थ्योरी को समझेंगे। तो देखिए, हिमालय की जो उत्पत्ति है, इसके लिए दो सिद्धांत हम देखेंगे। इसके लिए दो सिद्धांत दिए गए हैं, और उसमें से जो पहला सिद्धांत है, इसे हम लोग कहते हैं टेथिस सागर। टेथिस सागर या टेथिस या टेथिस भूसन्नति की अवधारणा। भूसन्नति की अवधारणा, टेथिस सागर या टेथिस भूसन्नति की अवधारणा, ये आपका पहला कंसेप्ट है। अब इसमें क्या है कि इसके अकॉर्डिंग हमें समझना है कि कैसे हिमालय का निर्माण हुआ है। तो ये समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि ये भूसन्नति का अर्थ क्या है। देखिए, भूसन्नति का मतलब होता है कि एक कम गहरा गहरा सकरा सकरा और छिछला छिछला जलयुक्त जलयुक्त गर्त जलयुक्त गर्त, यानी एक ऐसा गड्ढा जो छिछला हो, सकरा हो, कम गहरा हो और उसमें पानी भरा हो, उसे हम कहते हैं भूसन्नति। उसे हम सब क्या बोलते हैं? भूसन्नति बोलते हैं। और ये भूसन्नति का जो संबंध है, ये सीधा पर्वतों के निर्माण से है। ये पर्वत के निर्माण से संबंध रखता है, से संबंध है। पर्वत के निर्माण से भूसन्नति का सीधा संबंध है। ठीक है, तो भूसन्नति जो है ये पर्वतों के निर्माण से संबंधित है। भूसन्नति का मतलब होता है कम गहरा सकरा और छिछला जो जलयुक्त गड्ढा होता है, उसे हम लोग भूसन्नति बोलते हैं। अब भूसन्नति का जो ये कंसेप्ट है, ये दिया था कोबर नाम के वैज्ञानिक ने। ये किसने दिया है? ये दिया कोबर नाम के वैज्ञानिक ने। बस इतना काफी ना, कोबर नाम के वैज्ञानिक ने दिया। अब कोबर नाम के वैज्ञानिक ने क्या कंसेप्ट दिया है, समझते हैं। इन्होंने कहा कि जैसे आपको याद होगा, आपका जो पूरा पैंजिया था, ये दो हिस्सों में सेपरेट हो गया था। पूरी पैंजिया कितने हिस्सों में बढ़ गई थी? दो हिस्सों में। ये अगर आपका लैंड है, ये एकदम निचला तल है, और एक हिस्सा ये, एक अंगारा, एक गोंडवाना लैंड था। ठीक है, और यहाँ पे ये बीच वाला जो भाग देख रहे हैं, यहाँ पे आपका निर्मित हुआ था टेथिस सागर। यहाँ बना था, ये था आपका टेथिस सागर। टेथिस सागर। और पहला जो भूसन्नति बना था, ये टेथिस ही बना था। तो इसीलिए जो टेथिस है, ये सबसे प्राचीनतम भूसन्नति है, ये ध्यान रखेंगे। क्योंकि इससे पहले तो कोई महासागर ऐसे दो हिस्सों में तो पतला छिछला जलयुक्त गड्ढा तो था नहीं। पहले क्या था? पहले ओवरऑल पूरा इस तरीके से यहाँ पे सेंटर में आपका पूरा भूमि का हिस्सा था और इधर महासागर था, तो बीच में तो कहीं जलयुक्त गड्ढा बनेगा नहीं। तो ये जब भी पैंजिया में विखंडन हुआ ना, तो पैंजिया में विखंडन के बाद पहला जो भूसन्नति बना, वो कौन था? टेथिस सागर था। तो इसीलिए ये ध्यान रखेंगे कि ये सबसे दुनिया का पूरे प्राचीनतम भूसन्नति है। भूसन्नति। और इसी वजह से ना टेथिस सागर को कोबर ने पर्वतों का पालना कहा था। पर्वतों का पालना कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि जब एकदम प्राचीन यही है, इसका मतलब ये है कि पर्वतों का निर्माण यहीं से हुआ है, इसीलिए इसको ये संज्ञा दी थी। अब समझते हैं कि यहाँ पे हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई थी। देखिए, अब क्या था कि जब ये टूट करके अलग हो गए, टेथिस सागर बन गया, तो जो नदियां थी ना, ये नदियां अपने साथ मलबों को बहा करके ला रही थी, अवसादों को बहा करके लेके आ रही थी, और यहाँ उसको निक्षेपित कर रही थी टेथिस सागर में। यहाँ मलबों का क्या हो रहा था? निक्षेपण हो रहा था दोनों तरफ से। और मलबों का जब निक्षेप हुआ, तो उससे क्या हुआ? यहाँ पे एक संरचना बनी, अवसादी सेल संरचना। अवसादी सेल संरचना का निर्माण हुआ। सेल गलत लिखा हुआ, आई नो, सही कर देता हूँ भाई।
अवसादी सेल संरचना का निर्माण हुआ। अब इसी अवसादी सेल संरचना में जब दबाव बढ़ा, तो दबाव के कारण ही ये जो आप देख रहे हो, दबाव के कारण ही यहाँ दबाव पड़ा और इस दबाव के कारण ही ये आपका निचला क्रस्ट हो गया और ये। अब यहाँ पे ये जो बीच वाला हिस्सा था, इस बीच वाले हिस्से में वलन शुरू हो गई, है ना। यहाँ जो ये बीच वाला हिस्सा था, जहाँ टेथिस सागर था, मलबों का जमा हुआ वहां पे और उससे वहां पे अवसादी सेल संरचना का निर्माण हुआ। अब इसी अवसादी सेल संरचना पे जब दबाव पड़ा तो यहाँ पे वलन शुरू हो गया, है ना। और यही वलन ही हिमालय का निर्माण करता है। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा कह रहा है कोबर का टेथिस भूसन्नति की अवधारणा, ऐसा इनका कहना है, ठीक है। लेकिन इसको बहुत वैज्ञानिक वो नहीं मिला हुआ है, वैज्ञानिक मान्यता नहीं मिली हुई है, इस वजह से थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो हिमालय की जो सही प्रक्रिया है, हिमालय के लिए जो सही सिद्धांत है, वो है प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी। तो हमें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पर ज्यादा ध्यान देना है। तो ये भूसन्नति का कंसेप्ट है जो इस तरीके से बताता है कि हिमालय की उत्पत्ति हुई है। स्पष्ट हुआ। यहाँ पे कोबर ने एक और कंसेप्ट दिया, कोबर ने यहाँ पे मध्य पिंड का कंसेप्ट दिया। ये मध्य पिंड क्या होता है? मध्य पिंड एक ऐसी जगह होती है जो दो वलित पर्वतों के मध्य रहती है। मध्य पिंड क्या होती है? दो वलित पर्वतों के मध्य, वलित पर्वतों पर्वतों के मध्य की जगह होती है। और ये जैसे आपने तिब्बत का पठार देखा, तिब्बत का पठार, वलित पर्वत का मतलब ना जो जिसमें उभार होने से, जिसमें जिसके ऊपर उठने से पर्वतों का निर्माण हुआ है, उसे हम सब कहते हैं वलित पर्वत। अब ये जो तिब्बत का पठार आप देख रहे हैं, इस तिब्बत के पठार को अभी पीछे जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया था उसमें अगर थोड़ा सा भी अगर आप ध्यान देंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे बृहद हिमालय, फिर यहाँ पे कैलाश था और कैलाश के बाद यहाँ कुल्लू है। यहाँ बीच में यहाँ पे तिब्बत का पठार। अब इस तिब्बत के पठार वाले इलाके को देखिए तो यहाँ पे आपको कुल्लू दिखाई देगा और यहाँ पे आपको कैलाश दिखाई देगा। इन दोनों ही पर्वतों में इन दोनों ही पर्वतों में आप पाएंगे कि ये भी वलित पर्वत है और ये भी वलित पर्वत है। दोनों वलित पर्वतों के बीच में एक ऐसी जगह पाई जा रही है जो जगह वलन के क्षेत्र से पूरी तरीके से अप्रभावित है। तो अगर वलन के क्षेत्र से पूरी तरीके से अप्रभावित कोई जगह होती है तो उसे ही कोबर ने मध्यपिंड कहा है। तो कोबर का जो भूसन्नति का कंसेप्ट है, इतना ही ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इसमें कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। अब हमें जो हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित कंसेप्ट पढ़ने हैं वो प्लेट टेक्टोनिक्स से पढ़ना है। अब प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको हटाऊं। देखिए ये जो मैं ऐसे समझा रहा हूं ना, इसको अगर आप नोट्स में लिखेंगे ना तो कम से कम भाई काफी पेजेस भर जाएंगे। तो आप ना कंसेप्ट को ठीक से समझने के बाद इसको ऐसे अपने नोट्स में बनाया करिए। इससे शॉर्ट नोट्स अलग से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये है कि गहराई से समझ में आ जाए तब, नहीं तो पूरी लिखी हुई चीज से यही लाभ होता है ना कि बाद में अगर हम कोई चीज भूल रहे हैं तो लिखी हुई चीज से पूरा कंसेप्ट हमको वापस से मिल जाता है। देखें, अब हम समझते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स या प्लेट विवर्तन की। प्लेट विवर्तन की प्लेट विवर्तन, इसको इंग्लिश में प्लेट टेक्टोनिक्स बोलते हैं। देखिए प्लेट टेक्टोनिक्स एक गजब की थ्योरी है। इस थ्योरी से केवल वलित पर्वतों के बारे में नहीं मालूम चला, ये महाद्वीपीय विस्थापन की भी व्याख्या करता है। महाद्वीपीय विस्थापन को भी एकदम स्पष्ट से समझा देता है। इसके साथ साथ सागर नितल की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी निचला तल, सागर नितल की उत्पत्ति को भी एकदम अच्छे से समझा देता है, उसके बारे में एक्सप्लेन कर पाता है। और उसके साथ साथ वलन जो है, वलन कैसे हुआ, भूकंप की सारी स्थितियां, भूकंप, ज्वालामुखी ज्वालामुखी इन सब के बारे में जो प्लेट विवर्तन की है ये व्याख्या कर पाता है। अब समझिए प्लेट विवर्तन की का एकदम कोर पॉइंट क्या है।
तो प्लेट विवर्तनकी का एकदम कोर पॉइंट ये है कि इसमें प्लेटों का अभिसरण होगा। प्लेट माने जो कि भूखंड रहेंगे, तो इसमें प्लेटों का अभिसरण होगा, यानी प्लेट एक दूसरे के करीब आएंगे। मोटा ही ठीक लिखा था यार। हम्म, तो इसमें क्या होगा, जो प्लेट होंगे ये प्लेटों में अभिसरण होगा, माने दो प्लेट होंगे, दोनों प्लेट एक दूसरे के करीब आएंगे, या एक स्थिर रहेगा दूसरा करीब आएगा। प्लेट में अभिसरण, और प्लेट में अभिसरण जब होगा तो अभिसरण के कारण इसमें जो कम घनत्व की प्लेट होगी, कम घनत्व घनत्व की जो प्लेट हुई, जैसे दो प्लेटें हैं, अगर दो प्लेटें हैं तो उनमें से जिस प्लेट का घनत्व कम रहेगा, तो कम घनत्व की जो प्लेट होगी इसमें शुरू हो जाएगा वलन। इसमें क्या शुरू हो जाएगा, वलन। अभी मैं बाई डायग्राम दिखाऊंगा आपको, अभी केवल ये कंसेप्ट समझिए। इसमें वलन शुरू हो जाएगा, और जब वलन होने लगेगा तो इसी से वलित पर्वत का निर्माण होता है। यह वलित, इसी से वलित पर्वत का निर्माण होता है। ठीक है, तो वलित पर्वत का निर्माण प्लेट विवर्तन की इस तरीके के कंसेप्ट से होता है। ठीक है भाई। अब इसके बाद हम हिमालय के परिप्रेक्ष्य में इसको समझते हैं। ये तो ओवरऑल सभी वलित पर्वतों के लिए हो गया। अब देखो, क्रम से समझेंगे। ये आपका आधार हो गया जिसपे ये अंगारा लैंड, टेथिस सागर और ये गोंडवाना लैंड। ये हमारा टेथिस सागर है, यहाँ पे पानी है, टेथिस सागर। और ये जो भाग देख रहे हैं आप, ये गोंडवाना लैंड है, और ये वाला हिस्सा अंगारा लैंड है। जैसा कि आपको मालूम है कि जब पैंजिया में विखंडन हुआ था तो ये दो हिस्सों में टूट गया था और बीच में टेथिस सागर का निर्माण हुआ था। अब इसके बाद क्या हुआ इसमें, तो इसके बाद इसके बाद क्या हुआ कि नदियां अपने साथ अवसादों को बहा करके लेके आईं, और वो जो ये टेथिस सागर है यहाँ पे अवसादों के रूप में उसको जमा कर दिया। तो जब अवसादों के रूप में उसको जमा किया तो यहाँ पे अवसादी सेल संरचना का निर्माण हो गया। अवसादी सेल संरचना का यहाँ निर्माण हो गया। और अवसादी सेल संरचना के निर्माण के बाद क्या हुआ, अब देखते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा समझेंगे दूसरे स्ट्रक्चर के फॉर्म में। यहाँ पे ये है आपका टेथिस सागर, ये क्या है, टेथिस सागर है। और ऊपर जो प्लेट पाई जाती है वो यूरेशियन प्लेट है। ठीक है, ऊपर कौन सी प्लेट है, तो ऊपर यहाँ पे यूरेशियन प्लेट अवेलेबल है, यूरेशियन प्लेट है। और यहाँ पे इसके निचले वाले भाग में यहाँ पे ये अपना भारतीय प्लेट, और ये इधर अफ्रीका वगैरह, ये अपना भारतीय प्लेट है, भारतीय प्लेट। अभी जैसे यहाँ मैंने बताया कि प्लेटों में अभिसरण होता है, तो यहाँ आप दिखाई दे रहा है आपकी दो प्लेट है, एक यूरेशियन प्लेट है और एक भारतीय प्लेट है। अब यहाँ देखिए हुआ क्या, हम्म, यहाँ पे जो भारतीय प्लेट है ये उत्तर की तरफ और थोड़ा सा उत्तर पूर्व की तरफ गतिशील थी, और अब तक के इतिहास में ये सबसे ज्यादा गति थी। लगभग 18 से 20 सेंटीमीटर पर ईयर का स्पीड था इन लोगों का। और ये यूरेशियन प्लेट बढ़ने लगा दक्षिण की तरफ, यानी एक प्लेट इधर से आ रही है दक्षिण की तरफ, और एक प्लेट उत्तर की तरफ और थोड़ा सा पूर्व की तरफ बढ़ रही थी, ज्यादा तेजी से बढ़ रही थी। अच्छा, इसी वजह से आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो पूर्व वाला हिस्सा था ना, मैंने बताया था कि यहाँ पे जो चौड़ाई है हिमालय की ये कम है, क्योंकि वहां पे गति ज्यादा थी। अब देखिए आगे, अब यहाँ पे इस तरीके से दोनों प्लेटें इस टेथिस सागर में, ये जो टेथिस सागर है यहाँ टकराती हैं। और जब यहाँ टकराती हैं तो क्या हुआ कि ये है अपना भारतीय प्लेट जिसका घनत्व ज्यादा है, भारतीय प्लेट का घनत्व, इसकी डेंसिटी ज्यादा है, ये हमारी भारतीय प्लेट है।
भारतीय प्लेट। इसका जो डेंसिटी, इसका जो घनत्व है, ये काफ़ी ज़्यादा है। और उसके बाद यहाँ पे ये है यूरेशियन प्लेट, ये है यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। इसकी जो डेंसिटी, इसका जो घनत्व है, ये कम है, इसका घनत्व कम है। अब ये जो भारतीय प्लेट है, ये भारतीय प्लेट की डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण इसका निक्षेपण शुरू हो गया, यानी ये पृथ्वी के नीचे चले जाने लगा, इसका क्षेपण होने लगा। ये पृथ्वी के नीचे चला गया, इसका क्षेपण होने लगा और ये हिस्सा नीचे जा करके पिघल करके मैग्मा बनने लगा। पिघल करके ये मैग्मा बना, मैग्मा। और अब ये जो ऊपरी सतहें हैं, ये जो ऊपरी सतहों में टकराव हुआ, तो ये जो कम घनत्व का प्लेट है, इस कम घनत्व के प्लेट में शुरू हो गया वलन, ठीक है? और इसी वलन से निर्मित हुआ हमारा हिमालय पहाड़, हिमालय पर्वत, ठीक है? और इसी के फलस्वरूप यहाँ एक ट्रेंच बना। ट्रेंच का मतलब होता है गड्ढा, बहुत जैसे मारियाना ट्रेंच है, सबसे गहरा गड्ढा है। तो इस तरीके से प्लेट टेक्टोनिक्स जो है, ये बताता है कि हिमालय का निर्माण किस तरीके से हुआ था। आप समझ पाए हिमालय का निर्माण? अच्छा, हिमालय के निर्माण में ध्यान रखिएगा कि अब आपको लगेगा कि यहाँ से तो आधी चीजें सर भूसन्नति का कंसेप्ट है। हाँ, भूसन्नति का कंसेप्ट है, लेकिन भूसन्नति में और प्लेट टेक्टोनिक में अंतर ये है कि भूसन्नति के कंसेप्ट में अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड चल नहीं रहे होते हैं। वहां पे उनके जो मलबे थे, जो अवसादी सेल संरचना का निर्माण हुआ था, उनमें दबाव पड़ने की वजह से वलन शुरू हुआ था। जबकि प्लेट टेक्टोनिक्स में एकदम स्पष्ट समझेंगे कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के जो भूभाग हैं, जो यूरेशियन और भारतीय प्लेट है, ये एक दूसरे की तरफ चलने लगे, यानी अभिसरण करने लगे। और जो जो जिसकी डेंसिटी कम थी, उसमें वलन शुरू हो गया टकराने के बाद, और जिसकी डेंसिटी ज्यादा थी, यानी जो भारतीय प्लेट था, इसकी डेंसिटी ज्यादा थी, तो ये नीचे की तरफ, और जो यूरेशियन प्लेट था, इसकी डेंसिटी कम थी, तो इसमें वलन शुरू हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे कि हिमालय का निर्माण हुआ है। स्पष्ट हुआ है? इतनी चीजें समझ में आई? ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, और बाकी की चीजें, अभी हिमालय का कंसेप्ट पूरा खत्म नहीं हुआ, अभी काफी चीजें, इसको हम लोग करते हैं अगली कक्षा में।